हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में। व्हाट इज इनकम एंड व्हाट इज एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले हमें ये दो टर्म्स के बारे में क्लियर होना चाहिए कि इनकम क्या होती है और एक्सपेंडिचर क्या होता है। इनकम और एक्सपेंडिचर से मतलब ये है कि दोनों रेगुलर नेचर के आइटम्स होने चाहिए। रेगुलर नेचर मतलब इनकम जो है रेगुलर रिकरिंग नेचर की होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर भी रेगुलर यानी कि रिकरिंग नेचर का होना चाहिए। रिकरिंग मतलब पीरियोडिक पेमेंट्स या पीरियोडिक रिसिप्ट्स। जैसे हम बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन हर महीने जो है पेएबल होती है। हर महीने मेंबर्स जो है सब्सक्रिप्शन पे करते हैं एनपीओ को। तो एनपीओ के लिए ये एक पीरियोडिक पेमेंट है, चाहे हर महीने हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे ईयरली हो। मतलब हर साल, हर महीने या हर क्वार्टर में जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगी एनपीओ को। तो ये क्वार्टरली, ये जो है रेगुलर नेचर की, रिकरिंग नेचर की इनकम हो गई। इसी हिसाब से जब सैलरी पे करता है या ऑनोरेरियम पे करता है अपने स्टाफ को एनपीओ, तो उसको हर महीने ये पे करना है। यह रेंट का कोई खर्चा है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जो है पीरियोडिक पेमेंट में आता है। या तो हर महीने पे कीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, या 2 महीने में एक बार पे कीजिए। मतलब हर आपको रिपीट करना पड़ेगा रेगुलरली। रिकरिंग नेचर के आइटम्स है, तो उसको हम लोग जो है इनकम या एक्सपेंडिचर बोलेंगे। एक तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, रिकरिंग नेचर होना चाहिए दोनों का, यानी कि रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट्स या पीरियोडिक इनकम होनी चाहिए, पीरियोडिक रिसिप्ट होनी चाहिए। दूसरा हम लोग देखते हैं कि जो इनकम, जो रिसिप्ट हमको मिली है, उससे एसेट्स तो नहीं डिक्रीज हो रहा है। एसेट नहीं डिक्रीज होना चाहिए, मतलब कैपिटल रिसिप्ट नहीं होनी चाहिए, एसेट नहीं डिक्रीज होना चाहिए, या हमारी लायबिलिटीज तो नहीं बढ़ रही हैं। अगर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं उस रिसिप्ट से, या फिर हमारे एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं उस रिसिप्ट से, तो वो इनकम नहीं होगी। वो कैपिटल नेचर के आइटम्स हो जाएंगी, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, वो हमारे लिए इनकम नहीं है। और एक्सपेंडिचर का मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, मतलब उससे जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उससे हमारे एसेट्स क्रिएट नहीं होने चाहिए, एसेट्स क्रिएट नहीं होने चाहिए और लायबिलिटीज रिड्यूस्ड नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। तीसरा जो चीज है, जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है, दोनों करंट पीरियोडिक पेमेंट्स के लिए, उन्हें करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए होने चाहिए। जो इनकम मिली है वो करंट अकाउंटिंग पीरियड को परटेन्स करनी चाहिए, तभी हम उसको इनकम मानेंगे। तो जो रिसिप्ट है, अगर पिछले साल का रिसिप्ट है या जो है नेक्स्ट ईयर का रिसिप्ट है, तो उसको हमने इनकम में नहीं लेना है। इनकम में केवल करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड रिसिप्ट को ही लेना है। इसी हिसाब से जो एक्सपेंडिचर में जो हमने पेमेंट करी है, वो उसका यूजफुलनेस करंट अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो जाना चाहिए। मतलब जो करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड पेमेंट करी गई है उसी को आपने एक्सपेंडिचर में लिखना है। अगर वो नेक्स्ट ईयर की पेमेंट है या पिछले साल की पेमेंट है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसा कि आप लोगों ने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, बिल्कुल वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। नाम बदल गया है, एनपीओस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं प्रिपेयर किया जाता, एनपीओस के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। और जो ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं उनके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसलिए दोनों लगभग सेम है, नेचर भी सेम है, बस नाम बदल गया। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसको प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्टिव हमारा वही रहता है, जैसे कि जो ट्रेडिंग कंसर्न्स होती हैं वो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। हम लोग एनपीओस जो है वो सरप्लस या डेफिसिट फाइंड आउट करने के लिए अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सरप्लस का मतलब है कि उसका जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, तो सरप्लस निकलेगा। और अगर इसका अपोजिट हो गया, एक्सपेंडिचर जो है ग्रेटर हो गया, ज्यादा हो गया इनकम से, एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, तो उसका आएगा डेफिसिट। सरप्लस और डेफिसिट जो है वो कैपिटल फंड में जाते हैं। सरप्लस जो है कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है, डेफिसिट जो है कैपिटल फंड में से माइनस हो जाता है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, इसका क्लोजिंग बैलेंस निकलता है सरप्लस या डेफिसिट के फॉर्म में।
ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये साल के एंड में प्रिपेयर किया जाता है, मतलब अकाउंटिंग पीरियड के एंड में प्रिपेयर करते हैं इसको। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, या हम बोले तो एक रेवेन्यू अकाउंट है एनपीओ का। रेवेन्यू मतलब नॉमिनल अकाउंट, इसका रूल लगता है, इसका डेबिट का मतलब सारे खर्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितने भी खर्चे हैं वो सब एक्सपेंडिचर साइड यानी कि डेबिट साइड पे आते हैं, और क्रेडिट साइड पे इनकम आती है, जितनी भी इनकम रहेगी वो क्रेडिट साइड पे आएंगी, इनकम साइड पे आएंगी। ये जो आइटम्स है ये रेवेन्यू आइटम्स इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू नेचर की आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इनकम साइड में लिखेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर साइड पे लिखा जाएगा। ये जो प्रिपेयर किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से प्रिपेयर करते हैं। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू आइटम्स भी आती हैं और कैपिटल आइटम्स भी आती हैं। दोनों तरह की आइटम्स जो है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में आती है। उसमें से जो रेवेन्यू नेचर की आइटम्स होती हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है। इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर प्रिपेयर करना है तो हमारे पास रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट होना चाहिए, और साथ में कुछ दूसरी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। इसको जब प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, इसको एक्यूरल बेसिस की पर प्रिपेयर करते हैं। एक्यूरल बेसिस का मतलब ये है कि अमाउंट पेड किया है या नहीं पे किया है, अगर वो ड्यू हो गया है तो उसको कंसीडर कर लेना है। मतलब करंट अकाउंटिंग पीरियड के जितने भी इनकम है, जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, वो सब आपको कंसीडर कर लेने हैं, चाहे आपने उसकी पेमेंट करी हो, चाहे आपने पेमेंट ना करी हो, चाहे आपको पैसे मिले हो, चाहे पैसे नहीं मिले हो। अगर वो ड्यू हो गए हैं या रिसिप्ट ड्यू हो गई है तो आपको उसको कंसीडर कर लेना है। करंट अकाउंटिंग पीरियड का जितना भी इनकम है, जितना भी एक्सपेंडिचर है, वो आपको कंसीडर कर लेना है। साल के एंड में प्रिपेयर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। ये सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स ली जाती है करंट अकाउंटिंग पीरियड की, तो उसमें जो भी एडजस्टमेंट है, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए जो एडजस्टमेंट करनी है, इनकम के लिए करनी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इनकम के लिए करनी है, जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो सब एडजस्टमेंट जो है हम रेवेन्यू आइटम्स में करेंगे। मतलब करंट ईयर का जितना भी एस्टिमेटेड, जितना भी आपको एक साल के अंदर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितना भी पेमेंट ड्यू हो सकता था टोटल, वो एक साल का लिखना है, भले ही आपने वो पेमेंट किया हो या नहीं किया हो। इसी हिसाब से एक साल में जितना भी रिसिप्ट आपको मिलना चाहिए वो आप रेवेन्यू नेचर की जितनी भी रिसिप्ट आपको मिलनी चाहिए वो आप इनकम साइड में लिखेंगे, भले ही आपको रिसिप्ट कैश में मिली है चाहे कैश में नहीं मिली है। कैपिटल नेचर की जितनी भी आइटम्स होती हैं रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट की, उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते हैं, उसको हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। नॉन कैश आइटम्स जो होती हैं जैसे बैड डेप्ट है, डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, ये सब आइटम्स जो है ये कैश की आइटम्स नहीं होती हैं। तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये आइटम्स हमको नजर नहीं आएंगी, हमको ये एडजस्टमेंट में नजर आएंगी। वहां से हमने जो है ये आइटम्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है जो सरप्लस या डेफिसिट की फॉर्म में। ओके बच्चों, थैंक यू। लगता है आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, या कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।